नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दुमका में छात्रा को जिंदा जलाकर की गई हत्या के बाद पूरा झारखंड उबल रहा है। अंकिता को न्याय के लिए जहां लोग और कई छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सियासी घमासान भी लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच झारखंड से यूपीए के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ये आरोप भी जड़ रही है कि बेटी को इंसाफ देने के बजाय हेमंत सोरेन के विधायक पिकनिक मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनकी मौज मस्ती का पूरा इंतजाम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड से इतनी बड़ी संख्या में यूपीए विधायक रायपुर पहुंचे क्यों? क्या हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि अगर उनके विधायक झारखंड में रहेंगे तो बिक जाएंगे और उनकी सरकार भी गिर जाएगी? अगर वाकई ऐसा है तो फिर ये प्रश्न भी उठना लाजमी है कि सोरेन सरकार को गिराना कौन चाहता है। इतना ही नहीं, जनता में अब ये भी जानना चाहती है कि आखिर बिकवाली वाली राजनीति पर लगाम कब लगेगी। वहीं जब झारखंड में हाहाकार मचा है तो रायपुर के 5 सितारा होटल में वहां के माननीयों को सैर सपाटा के लिए सीएम सोरेन ने कैसे इजाजत दी थी। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पिकनिक की पॉलिटिक्स में। तो छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और देश भर में गैर भाजपा शासित राज्यों में जब भी कोई सियासी संकट आया है तो माननीयों के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा। दरअसल हरियाणा के बाद अब झारखंड के करीब 41 विधायक रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में रुके हुए हैं। विधायकों के रायपुर आने के बाद से ही प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि झारखंड में मचे सियासी भूचाल के बाद से रांची से महागठबंधन के सभी विधायक मंगलवार को विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अभी भी फेयर लेक रिसोर्ट में आराम फरमा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी मंत्री और विधायक अभी कुछ समय और रायपुर में रहेंगे। उधर बीजेपी इस मामले को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रामक हो चली है। बहरहाल पिकनिक पॉलिटिक्स पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बाहर के विधायकों का पिकनिक स्पॉट हो गया है छत्तीसगढ़। यहाँ पर असम के लोग आते हैं, यहाँ के अन्य राज्यों के नेताओं को संरक्षण देने के लिए लाया जाता है। राज्य को धर्मशाला बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के खून पसीने की कमाई को खर्च करने का काम कर रहे हैं। राज्य को धर्मशाला बनाने के काम भूपेश सरकार कर रही है। साथ ही विधायकों के रायपुर पहुंचने के बाद से ही बीजेपी ट्विटर पर भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ को अय्याशी का अड्डा बनाया जा रहा है। वहीं झारखंड में अंकिता सिंह के मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। झारखंड में जगह जगह प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि मुस्लिम युवक के द्वारा अंकिता को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, जिसके बाद अंकिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है बाहर के विधायकों का एक आश्रय स्थल हो गया है। यहाँ पर असम के लोग आते हैं या अनेक राज्यों के लोगों को संरक्षण देने के लिए लाते हैं। तो राज्य को जो है छत्तीसगढ़ राज्य को धर्मशाला बना दिया भूपेश बघेल ने, और छत्तीसगढ़ के लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में देते हैं उसको खर्च करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है ये राज्य न रह के धर्मशाला बनाने का जो काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के प्रदेश में ठहरने को लेकर कहा, जिस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से इलेक्शन कमीशन का पत्र नहीं खुल रहा है। इसका मतलब है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। सीएम ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में पकड़े गए 3 विधायकों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, झारखंड के विधायक प्रदेश में आए हैं और यहाँ एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं।
उनको तकलीफ इस बात की है कि विधायकों को खुला छोड़ देते ताकि उनकी पार्टी के लोग खरीद फरोख्त कर सके। महाराष्ट्र में 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताएं। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। बहरहाल झारखंड की सियासी उठापटक के बीच विधायकों का छत्तीसगढ़ आना नया नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ ही क्यों, रायपुर ही क्यों? क्या किसी और राज्य में संकट में फंसी सरकार का ठिकाना नहीं हो सकता? तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी जी हैं। शिशुपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से पूर्व मंत्री हैं केदार कश्यप जी। कश्यप साहब, आपका भी स्वागत है। झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं जेएमएम नेता विनोद कुमार पांडे जी फोन लाइन पर। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। तकी साहब, आपका भी स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी, आखिर ऐसी क्या वजह है? एक तरफ आप भी जानते हैं कि वहां जो प्रकरण हुआ है, अंकिता प्रकरण हुआ है, उसके कारण पूरे झारखंड में तनाव है, सांप्रदायिक तनाव है। इस बीच आपने अपने विधायकों को रायपुर भेज दिया। जितने विधायक हैं, माननीय हैं, कांग्रेस के भी हैं, बाकी लोग भी हैं। क्या आपको डर है कि वो टूट जाएंगे? अगर टूट गए जाएंगे तो क्या आपके पार्टी के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल समर्पण है, लेकिन हमको लगता है कि आप भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी आप अनजान बन रहे हैं, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। नहीं, हम अनजान ही हैं। आप तो बता दीजिए क्या है। दिनों में आप अनजान बन रहे हैं, अनजान है नहीं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा जी, कई ऐसे राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उन राज्यों में किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक चरित्र दिखाया है। जी, झारखंड में भी ठीक उसी तरह का चरित्र दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका उदाहरण बंगाल में हमारे जो कांग्रेस के जो 3 विधायक वहां पकड़े गए जी, इससे साफ हो जाता है। तो फिर इसमें पांडे जी थोड़ा सा रोकूं क्या मैं आपको यहाँ पे? आपने कहा 3 विधायक पकड़े गए, उसमें बीजेपी ने पकड़वाया क्या? वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है, पैसे के साथ पकड़े गए, करोड़ों रुपए के साथ। उसमें बीजेपी ने पैसा दे दिया। करोड़ों रुपए के साथ नहीं पकड़े गए। आप थोड़ा सा मैं आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूं। जी 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 जी। वो लगभग 49 लाख जी, 49 लाख रुपए के साथ में उनको बंगाल पुलिस ने पकड़ा जी। जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, सीआईडी वहां जांच कर रही है, तो किन लोगों का नाम आया, कौन लोग मध्यस्थता कर रहे थे, कौन लोग आसाम से जुड़े हुए थे, ये सारी बातें स्पष्ट होने लगी। जी जी जी, बोलिए। मुझे लग रहा है कि कोई शक शुबा है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और सिर्फ एक राज्य नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के कई एक राज्य हैं जी। आप उसके बाद आप देख लें कि आपके मध्य प्रदेश का क्या हाल रहा, कर्नाटक का क्या हाल रहा। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। उसके बाद भी अगर हम और आप अनजान बने तो हमको नहीं लगता है कि ये बेहतर होगा भारत की राजनीति के लिए। बिल्कुल सही, बेहतर नहीं होगा। लेकिन चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, कर्नाटका की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जो विधायक टूटे हैं, जो गए हैं, कहीं न कहीं
जो मुखिया है उसके प्रति असंतोष रहा है, तो क्या नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, मानूं नहीं, कि आप- हेमंत सोरेन जी के प्रति कुछ देखिए, असंतोष है? ये असंतोष तो आप लोग बताते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से जी ये सारे मामले आए, जिस तरह से वहां से विधायकों को असम ले जाया गया, जी गोवा ले जाया गया, जी, ये आपसे हमसे तो छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं छुपा है। तो फिर इसका मतलब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां जिस प्रदेश में जनादेश नहीं मिला है, वहां पर जिन लोगों को जनादेश मिला है उनको खरीदने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयास हमेशा रहता है। पांडे जी, 56 जी। शिवसेना के विधायकों में से 40 टूट जाएं, क्या आपका आरोप है कि 40 को उन्होंने पैसा दे दिया? कुछ न कुछ तो अंदर नहीं, पक रहा होगा। ये बातें ना आप प्रमाणित कर सकते हैं ना हम प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन जो हवाओं में जो बातें तैर रही है ना, जी आपको भी मालूम है कि किस तरह से उनको विशेष विमान से ले जाया गया। एक साथ में वो 40 विधायक नहीं कहते, जी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 विधायकों को जी वहां से ले जाया गया। किस तरह से गुवाहाटी में ठहराया गया, किस तरह से वहां पर वहां के मुख्यमंत्री द्वारा उनका स्वागत किया गया, किस तरह से उनका सारा व्यवस्था किया गया, किस तरह से उनको गोवा लाया गया, और किस तरह से फिर सरकार बनाई गई। जी, तो वही व्यवस्था भूपेश जी कर रहे हैं अब आपके विधायकों की? है वही व्यवस्था भूपेश जी कर रहे हैं आपके विधायकों की? नहीं, आप सुन लीजिए, आप थोड़ा सा मेरी बात को भी सुन ले। जी जी, सुन रहा हूं। फेयर होटल जो बुक किया गया है, जी वो कहाँ से बुक हुआ इसको भी पता कर ले आप। जी विधायक कैसे गए हैं इसको भी पता कर ले आप। जी इसमें भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें कांग्रेस के भी विधायक गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक हैं, और आज आरजेडी के भी जो विधायक है वो भी वहां पहुंचे हैं। जी, तो आप इससे ये मान लें कि ये वहाँ की सरकार का सहयोग है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं अभी रमन सिंह जी की भी बात सुन रहा था, जी जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे, उनको थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और महाराष्ट्र जो अभी हाल के दिनों का जो घटना है उस पर भी जरा उनकी टिप्पणी ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ना बिल्कुल सही, बेहतर होता। लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों? आपने कहा जब आप अपनी व्यवस्था से विधायकों को भेज रहे हैं तो इस भारतवर्ष में बिल्कुल। अकेले छत्तीसगढ़ ही क्यों? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, सुन नहीं, लीजिए, सवाल इसलिए वो उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ हरियाणा में के है। विधायक भी वहां पहुंचे थे अभी कुछ दिन पहले। नहीं, वो हरियाणा के विधायक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ के विधायकों की बात कर रहा हूँ। जी और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक वहां गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, जो खरीद फरोख्त का जो चरित्र है, उस चरित्र से बचने के लिए वहां पर विधायक गए हैं, और वहां पर वो आराम से हैं, सुरक्षित हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर स्थिति सामान्य होगी, राज्यपाल महोदय का किस तरह से यहाँ पर उनका कार्यशैली है उसको आप देख लें, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पांडे जी, हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। केदार जी, आप ही को सबका उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास थोड़ी देर से आता हूं। एक बार हम आपके पास भी चलते हैं, फिर कांग्रेस और भाजपा तो होगी। आपके हमारे तकी साहब हैं। तकी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपको आ रही है मेरी? यहाँ सवाल ये उठ रहा है, जैसे आरोप तो सभी जगह लग रहे हैं, निश्चित तौर पे केजरीवाल साहब ने भी आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदे करवाई कि हमारे विधायकों को पैसा देके तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, मनीष सिसोदिया जी को ईडी सीबीआई इनसे डराया जा रहा। लेकिन ये तो तब की बात है जब हुआ। अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी सामने जो 3 विधायक पकड़े गए, उनका आसाम से कनेक्शन निकला, और इन सब बातों को डर करके रायपुर पहुंच जाना, सबको ले जा करके, इस बात को आप किस रूप में लेती है? क्या बीजेपी तोड़ रही है, कांग्रेस नहीं तोड़ती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से बनेगी सरकारों को लगातार वो तोड़ रही है। आपने देखा उन्होंने किस तरह से इससे पहले बिहार में भी सरकार को तोड़ा था, इन्होंने राजस्थान में कोशिश की सरकार तोड़ नहीं पाए, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, अभी महाराष्ट्र सरकार को तोड़ी, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, और ये दिल्ली को भी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है। तकी साहब थोड़ा सा हम रोकेंगे। आप तीनों जगह की बात कही,
वहां आप इतनी संख्या में तोड़ पाना, 2/3 मतलब एक तरह से 56 में से 40 शिवसेना में। मध्य प्रदेश में आपको भी मालूम है कि सिंधिया जी क्यों गए, सीधे सीधे कमलनाथ जी से उनकी तकरार थी। माने मुखिया का कहीं ना कहीं, मुखिया के प्रति विश्वास नहीं था इन विधायकों का, इसलिए टूटे। अगर केजरीवाल जी का विश्वास, केजरीवाल जी पे सारे विधायकों का विश्वास है, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के ऊपर विश्वास है, तो फिर कैसे टूटेंगे? देखिए भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरह से सीबीआई का, ईडी का, सीआईडी का, पुलिस का, इनकम टैक्स का, सबका संस्थाओं का गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करके डरा के धमका के बीजेपी सरकार बना रही है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग बन के सोए हुए हैं। तो सोए हुए आदमी को तो बता सकते हैं, लेकिन जो लोग बन के सोए हैं उनको आप नहीं समझा सकते कि कैसे क्या हो रहा है। और देश में पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी, और ये लोगों की जनता के साथ उनको ठेका दिखा रही है कि तुम भले ही किसी की सरकार बनाओ, हम जो है सरकार को 600 करोड़ से खरीद लेंगे, हम 6000 करोड़ से खरीद लेंगे, पैसा बहुत है, अदानी अंबानी करोड़पति बना देंगे और सारी संस्थाओं को बेच के हम सरकार खरीद फरोख्त करके बना लेंगे। तो खोखा जो खेल रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने, सबके सामने लिख रखा हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों को इन्होंने जो है राज्यपाल बना दिया, उन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर आसान कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन हो गई कि जो इसके अंदर जाता है भ्रष्टाचारी, वो शिष्टाचारी बन के निकलता है, जो बलात्कारी जाता है वो संस्कारी बन के निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तकी साहब आप कह रहे हैं कि पैसों के दम पे खोखा देते हैं फिर तोड़ते हैं। एक भी प्रमाण है ऐसा जहां किसी को पैसा दिया गया हो भाजपा की तरफ से और टूटा हो? प्रमाण आपके सामने है, आप सब देखिए। कैसे क्यों सरकारें टूटने, क्यों सरकारें विधायक जा रहे हैं? लोगों ने खुद कहा था, आपने अभी कर्नाटक के अंदर बीजेपी के खुद के जो बहुत सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 2,500 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, मैं 2,500 करोड़ रुपए देके कर्नाटक में बीजेपी के पुराने एमएलए ने कहा है कि 2,500 करोड़ मुझे ऑफर हुए हैं कि आप 2,500 करोड़ रुपए देके मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं। ये तो बीजेपी के खुद के अपने कर्नाटक के विधायक कह रहे हैं, वो सीनियर विधायक है, उन्होंने कहा है। आप देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल मलिक साहब क्या राजन बयान दे रहे हैं, वो भी इन्हीं के राज्यपाल हैं मलिक साहब, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। सत्यपाल मलिक साहब, आज राहुल गांधी साहब क्या कह रहे हैं, इन्हीं के लोग तो बोल रहे हैं। यशवंत सिन्हा भी जो इन्हीं के आम आदमी बीजेपी के थे, बीजेपी से हट गए, वो क्या बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं। तो इनके खुद के लोग, इनके खुद के पुराने मंत्री, इनके खुद के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पे लूट खसोट मची हुई है। अभी यूपी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा, दिनेश खटीक ने क्या बयान उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि देखिए ऐसा है, जो पार्टी से हट गए हैं या पार्टी से असंतुष्ट हैं वही लोग कह रहे हैं। इसके पहले आपके भी 5 विधायकों ने कहा, कहां से आप, ये कोई प्रमाण नहीं है। देखिए दिनेश खटीक यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हटे नहीं, आज बीजेपी में। तकी साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण इस बात का है कि आप अगर बताए कि इस फोन नंबर से मेरे को फोन आया, अमुक व्यक्ति ने मुझको इस जगह पे बोला, कहीं ना कहीं अगर बात हुई है, अगर बीजेपी के लोगों ने उनको प्रलोभन दिया है तो ये बात तो आएगी। किस व्यक्ति ने प्रलोभन दिया, किस फोन नंबर से आया, ये कोई प्रमाण दिया गया क्या? देखिए विजय सक्सेना जो राज्यपाल बनाए गए दिल्ली के ऊपर, उनके ऊपर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर रेड डाल दिया। वो क्यों नहीं इनके ऊपर रेड डाल रहे, विजय सक्सेना के ऊपर क्यों नहीं इनको बाहर किया? ये हमारे सवाल का उत्तर ही नहीं हुआ तकी साहब, मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। हमने कहा प्रमाण की बात करें। क्या प्रमाण दे दिए गए थे जब मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई की थी? प्रमाण दिए थे क्या? ऐसा प्राप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि घोटाला हुआ, कोई प्रमाण नहीं था। और आज तक कोई प्रमाण साबित नहीं कर पाई सीबीआई। जो हमारे एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें क्या प्रमाण मिल गया? 40 से 40 एमएलए को आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में बाहर कर दिया, सब पैसे बरी हो गए। आप सीबीआई का, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, विपक्ष में राजनीति की तैयारी कर रहे हैं आप, और विपक्ष को लोकतंत्र का एलजी ने लिख के दिया है उस मुद्दे पे, मनीष आबकारी घोटाले पे एलजी ने लिख के दिया है गड़बड़ हुई है, उसके बाद जांच हुई। सैया भाई थानेदार तो डर का है, एलजी साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, 1400 करोड़ का नोटबंदी के दौरान गुजरात उन्होंने किया है, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? जब मोदी जी बैठे, अमित शाह बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे, कौन कार्रवाई करेगा राज्यपाल के खिलाफ? चलिए तकी साहब, बिल्कुल सही कहा, हम आपके पास आते हैं। केदार जी, शिवपाल जी आपके पास आ रहे हैं। रायपुर एक तरह से शरण स्थली बनती जा रही है क्रांतिकारियों के लिए। कश्यप
कश्यप साहब, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। सब जगह तोड़फोड़ देखिए- मचा रखी है बीजेपी ने, ऐसा सारे विपक्षी दलों का कहना है। अब ये मैं पूछना चाह रहा हूं, झारखंड में किसके थ्रू आप तोड़ रहे थे? किसके माध्यम से आप इनके विधायकों को, कांग्रेस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, राष्ट्रीय जनता दल के, किसके मार्फत तोड़ रहे थे? देखिए त्रिपाठी जी, जी। जहाँ तक मैं भी सभी हमारे वक्ताओं की बातों को सुन रहा था, जी और आज पूरी तरीके से विपक्ष डर चुकी है माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए। और सब लोकप्रियता की चोर कि ईडी, मौसेरे- सीबीआई, आईटी, इसके डर से? सब चोर चोर मौसेरे भाई हुए हैं। जी। और ईडी या सीबीआई ये क्या पहले नहीं थी? और यदि सीबीआई की बात करें तो माननीय मोदी जी के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया था, उसका उन्होंने कहते हैं डटकर सामना किया। और ये लोग बात कर रहे हैं कि सीबीआई के ये सबके सब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से चाहे वो इनके पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे ये झारखंड मुक्ति का हो, जी। या फिर कहते हैं अपने कांग्रेस पार्टी का हो, इस सारे के सारे गले तक कहते हैं भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। और ये चाहते हैं कि इनको भ्रष्टाचार में भी इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो। जी। तो ये अब जनता समझ चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है। जी। और धीरे धीरे अब इनको हर राज्यों से इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और जहां तक इनका ये कहना कि कहते हैं कि उनके पार्टी के जो विधायकों हर को राज्यों से इनको खत्म करने की हर राज्य कोशिश से- चुनाव के माध्यम से कर रहे हैं कश्यप साहब? हर राज्यों से या तोड़ के कर रहे हैं? हर राज्यों में देखिए जिस तरीके से भी हो, जो आप चुनाव में अब जा करके उनको मुकाबला कर रहे हैं, और उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, जहां पर कहते हैं ये लोग अपने नेताओं से असंतुष्ट हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की बात आप कर रहे थे, 40 विधायक नाराज होंगे, 15 उनके साथ में। कहीं ना कहीं से ये अपने आका से नाराज हैं। अभी जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी तकी पार्टी साहब छोड़ी, आपके पास आएंगे। आप जब बोल रहे थे तो केदार जी गुलाम सुन नबी रहे थे, उनकी बात सुनिए आप जरा। तकी साहब जी। गुलाम नबी आजाद को किससे वो किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा। ये सब पीड़ित हैं ऐसे परिवार से जो कहते हैं अपनी चलाना चाहते हैं। ये अलोकतांत्रिक रूप से आज भी जिस तरीके से पूरे देश का एक राजनीतिक माहौल खराब करने का कार्य इन लोगों ने किया है, ये देश की जनता देख रही है। नहीं, इनने कैसे राजनीतिक माहौल क्या खराब किया केदार जी? थोड़ा ये जानना चाहेंगे, कौन सा राजनीतिक माहौल खराब किया इन्होंने? केदार जी से पूछिए। देखिए भ्रष्टाचार के मामले में आज यदि हम बात करें, चले आप पूछ लेंगे। आप तो पांडे जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आपने बात की, वो चुपचाप सुन रहे थे, उनकी बात तो सुन लीजिए। बीच में जो भी पूछना है हम आपके पास फिर आएंगे, आप पूछ लीजिएगा, फिर उत्तर देंगे। मैं सिर्फ एक सवाल आपको दे रहा था, नाराज मत रहिए ना आप। नहीं, मैं आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? मैं एक सवाल आपको बता रहा था कि ये सवाल भी आप जरा उनसे पूछ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो विधायक, मेरे पास सवाल है, वो मैं पूछ लूंगा। उनपे ईडी और सीबीआई का केस भी है। हाँ जी जी है, वो मैं सवाल कर लूंगा। केदार जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन साथ में हमारा ये सवाल है कि जहां भी सरकार टूटती है, जहां गैर भाजपा सरकार, उसके जो बागी होते हैं भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों जाके शरण लेते हैं? देखिए आज पूरे देश में मोदी जी के अलावा किसी पर विश्वास किसी राजनीतिक दल का नहीं है। और जो लोग भी कहते हैं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो बीजेपी में महसूस करते हैं। और आज पूरे देश का वातावरण आज कहीं ना कहीं से जो विकास की गंगा आज चलते हैं हमारे माननीय मोदी जी बहा रहे हैं, उसको लेकर के आज हमारा सवाल कश्यप जी ये है, कश्यप साहब मेरा सवाल यह है कि मोदी जी का ठीक है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि सारे विपक्षी दल के लोग टूट के आ रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि सिंधे गुट हो, चाहे यहाँ से सिंधिया जी का गुट हो, ये सब जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पे ही जाके क्यों होटल में ठहरते हैं? बंबई में भी सिंधे गुट के 40 लोग एक साथ थे, रुक सकते थे। दूसरे राज्य में राजस्थान में रुक सकते थे, छत्तीसगढ़, बंगलौर, आसाम, गोवा, वहीं क्यों गए? देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश सरकार यहाँ पर उनकी आवभगत कर रहे हैं, वो यहाँ के इंतजाम अली बने हुए हैं पूरे देश के लिए। नहीं, आप बताइए ना कि कौन सा इंतजाम। ये यहाँ पर उन लोगों को लाकर, चाहे वो हरियाणा के विधायक हो,
चाहे वो आसाम के लड़े हुए, वो तो उनके जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन परेड में उनको ला करके यहाँ पे सुअर भात और बकरा भात खिला रहे थे। ये स्थिति थी इस कांग्रेस पार्टी की है। आज भी ये लोग 5 स्टार जो रिसोर्ट में ला करके, मेफेयर होटल में ला करके उन लोग को रुकवाए हैं। अभी कह रहे पांडे जी बोल रहे हैं कि बुकिंग कहाँ से हुई है, पैसा कहाँ से जा रहा है, वो बता रहे हैं। और ये बता रहे थे, नहीं, उनसे पूछिए ना कि उनको कितना जानकारी है। जी पांडे जी, मैं पांडे जी थोड़ा सा आराम से हम पूछ रहे हैं। त्रिपाठी जी कल वहां पर पुलिस, वहां पर कहते हैं पुलिस की गाड़ी में और आबकारी विभाग की गाड़ी में उनको विदेशी मुद्रा का कहते हैं सप्लाई किया जा रहा था, और मतलब पूरा भर के सप्लाई किया जा रहा था। ये आपने तो गाड़ी जाते तो, देखी है कि वो बकायदे आपने मदिरा देखी है? नहीं, मैं बता देता हूँ, फुटेज देखा हुआ है, उसमें वो वहां पर जो सवार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है और ये भागने की कोशिश की है। जो विधायक झारखंड से गए वो स्वीकार कर लिए कि हाँ शराब आई है। स्थानीय पुलिस भी इससे मुंह छिपाती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं से सरकार में बैठे हुए लोग आज यहाँ पर बाहर से जो विधायक आ रहे हैं उनके लिए इस सारी सुविधाओं का वो इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए दारू। अरे आपकी पार्टी नहीं करती क्या कश्यप जी? हमारी पार्टी यहाँ बिल्कुल लिखिए। नहीं, आपकी पार्टी बंगलौर में किसकी सरकार है? आज पूरे, मैं बंगलौर की बात नहीं जानता। अरे तो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के विधायक जो टूटे हैं वहां जाके रुके ना। लोगों ने किया है। महाराष्ट्र के जो विधायक गए थे वो कहाँ पे ठहरे थे, जरा इनसे पूछ लीजिए ना। पिछले बार 22-23 अप्रैल 2021 को, 2021 में 22-23 अप्रैल को इन्होंने कहते हैं यहाँ पर। उनकी बात छोड़िए कश्यप साहब, उनकी बात छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आसाम में किसकी सरकार है, गोवा में किसकी सरकार है, बंगलौर में किसकी सरकार है, कर्नाटक में? आपने मध्य प्रदेश के कितने विधायकों को, 22-24 विधायकों को कितने दिन तक वहां रखा 5 स्टार होटल में? यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री तक को नहीं मिलने दिया। सिंधे गुट के लोगों को आपने आसाम में घुमाया, गोवा में घुमाया। तो जब आप करते हैं उनकी व्यवस्था, जो यहाँ से बागी होते हैं, तो वो अच्छा है। अगर उन्होंने व्यवस्था की है तो बुरा है। नहीं, अभी जैसे त्रिपाठी जी हमारे मित्र अभी आरोप लगा रहे थे कि उनको कहते हैं 20 खोखा में, 50 खोखा में उनको खरीदा जा रहा है, उनको इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। अब यदि वो लोग एकजुट होकर के वहां पर गए, वहां पर कोई भी ऐसा प्रमाण जिसके माध्यम से वहां पर चाहे शराब का मामला हो, चाहे वहां पर अन्य मामलों को पकड़ा हो, तो अब आप बताइए, यहाँ पर तो खुलेआम ये सरकार उनको शराब सप्लाई करवा रही है, ये सरकार उनको जिस तरीके से व्यवस्थाएं करा रही है, कहीं ना कहीं से ये सरकार आज पूरे कांग्रेस पार्टी इस बात से डर गई है और यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित इन लोगों ने किया है। तकी साहब रुकिए एक मिनट, तकी साहब एक मिनट रुकिए। कश्यप साहब हमारे साथ सौरी साहब हैं। सौरी साहब सीधे सीधे आरोप लगाया है, शरण स्थली बना दिया है, धर्मशाला बना दिया है छत्तीसगढ़ को। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया है। त्रिपाठी जी ये 2 मुद्दे हैं। एक जो सियासी हालात हैं जी झारखंड के, जी वो उसको अगर देखें तो ये सब सामान्य दिखता है। और दूसरी जो बात है कि रायपुर में अगर आए हैं कोई तो उसमें कहाँ रोक है? प्रजातंत्र में आदमी आता है, जाता है, रुकता है, पर इसके पीछे की जो कहानी है, सियासी हालात की जो बात कर रहा हूँ, अभी जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, और ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस विहीन कर देंगे, तो इनका मंशा क्या है? ये तो प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले लोग ही नहीं है। और ये बात सारे, कोई एक पार्टी नहीं कह रही है। अभी हमारे साथ आपके भी हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, ऐसा हर आदमी, ममता बनर्जी कह रही है, हर वो जो बीजेपी के आंखों में किरकिरापन पैदा करता है, वो हर पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उनको अपने ताकत से, पैसा से, चाहे जो हो, प्रजातंत्र का माखौल उड़ाना, ये दुनिया, हमारे भारत का बच्चा जानता है। केवल सियासी हालात पे नजर रखने वाले लोग नहीं। तो इनको अगर दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ बीजेपी को नहीं पड़ता, उनके जो मित्रों को नहीं पड़ता। और ये जो दुनिया भरी की जो बातें कर रहे हैं, अभी आपने भी प्रश्न उठाया था, हमारे मन में भी प्रश्न है। जब बीजेपी करती है तब ये सब ठीक है,
सॉरी साहब, कश्यप साहब भी कह रहे हैं कि आबकारी विभाग की गाड़ी ले जाके सरकारी, सॉरी साहब मेरी आवाज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कश्यप साहब सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनको बकायदे शराब परोसी जा रही है, शराब पहुंचाई जा रही है। ये किस आधार पे कहते हैं? ये अगर कहीं कोई आदमी शराब आबकारी विभाग की गाड़ी जाते हुए दिख रही है अंदर, आबकारी विभाग की गाड़ी जाते हुए अंदर दिख रही है। वो दिख रही है तो क्या उसमें क्या शराब दूध लेते हुए कोई आदमी जाके देख रहा है? वहां तो 10 गाड़ी जाती है, हजारों गाड़ी जाती है, इतना बड़ा होटल है, उसमें जाएंगे आएंगे, उसमें जी जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, 1 मिनट रखा हो तो वो कुछ बता दे। बाकी ये एक नागरिक अधिकार है, लोग बाग जाते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। छत्तीसगढ़ में ही क्यों आते हैं? जहां से भी असंतुष्ट है, छत्तीसगढ़ में बढ़िया व्यवस्था हो जाती है लगता है, चाहे हरियाणा के लोग आए हो, चाहे झारखंड के आए हो। अरे ये तो छत्तीसगढ़ वाले लोग को खुश होना चाहिए कि लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ का राजस्व बढ़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात कही। जी जी, मैं 1 मिनट मैं आप लोगों के पास फिर से आ रहा हूँ। हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए सत्यप्रकाश जी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी कि देखिए 47 माने अगर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिला दे तो 47 विधायक है। 81 में से सिर्फ 41 विधायकों में सरकार बन जाती है। बीजेपी मात्र 25 में है। ऐसे में बीजेपी जब तक 16 विधायकों को नहीं तोड़ेगी तब तक सरकार में नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि अन्य दल के भी कुछ हैं, 10 लोग अन्य दल के भी हैं, तो फिर भी इनको इतनी सारी संख्या में विधायक तोड़ना, एक माने डर किस बात कर रहे हैं हेमंत जी? क्या उनकी विधायकी जाएगी? जैसा अभी, हालांकि हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी चुनाव आयोग का फैसला नहीं आया, विधायकी जाएगी तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी बन सकती है मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है विधायकों के बीच में जो दावेदार होंगे, जैसा सिंधे गुट का हुआ है वहां। क्या इस बात का डर है, या इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार बना ले? जी त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, तब इस चीज का जवाब आएगा। जी, जब हालात झारखंड के वो हों कि एक रेप विक्टिम बच्ची की मौत हो और वहां उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी सरकार बैठी होना चाहिए, लेकिन बावजूद भी इतने सारे एमएलए, कुछ मंत्री भी छत्तीसगढ़ आते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो वहां की बीजेपी ने एक एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट लाया कि जो माइनिंग लीज है, तो अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 9A के तहत अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी ही सरकार में अपने नाम से लीज अलॉट करा लेता है तो ये इट वाज रॉन्ग। तो इसको कहीं ना कहीं जब इलेक्शन राज्यपाल के पास गई तो राज्यपाल ने उसको ईसी को भेजा, और ये भी पुष्ट खबर है कि ईसी ने उस पर अपना अभिमत दे दिया, क्योंकि ईसी उसमें क्वासी जुडिशियल की भूमिका में रहती है, यानी अर्ध न्यायिक स्थिति में रहती है। इसके कारण वो नहीं, और ये आगे कभी भी किसी भी वक्त राज्यपाल उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हालात ये बने हैं कि अगर कहीं वो डिस्क्वालीफाई हुए, इसी के बीच अगर हम जुलाई मंथ में जाते हैं, एंड में, जुलाई एंड में, कि कांग्रेस के 3 एमएलए इरफान अंसारी के साथ 2 और वेस्ट बंगाल में अरेस्ट होते हैं सीआईडी के द्वारा, तो वहां पर उनके पास बंगाल पुलिस ने पकड़ा है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने, हाँ यस, मैं वही तो कह रहा हूं। तो वहां पर अगर अरेस्ट होते हैं, और वहां अरेस्ट होने के बाद अगर उनके पास 49 लाख, वो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हम उनकी अपने लोगों के लिए साड़ियां लेने के लिए आए थे पैसा, तो साड़ियां इतने पैसे की आती। ठीक उसी वक्त एक बड़ा कनेक्शन है यहां पर, आसाम का एक बड़ा, या वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा रोल है, जो महाराष्ट्र की सरकार में पहले बेंगलुरु गए विधायक, बेंगलुरु से असम गए, असम से गोवा गए, और कहीं ना कहीं इसमें भी वही लिंक्ड हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को जन्म देता है कि क्या विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, इस भय से, क्योंकि जब हालात, जब सीएम डिस्क्वालीफाई होने की स्थिति में हो तो एक भय बनता है, जिसके कारण हर राजनीतिक दल, चाहे वो रूलिंग बीजेपी हो सेंटर में या अपोजिशन पार्टीज की स्टेट में सरकारें हो, वो सभी यही प्रयास करती हैं कि हम सेफ जगह में जाएं। तो छत्तीसगढ़
एक मेजॉरिटी में कांग्रेस की गवर्नमेंट वाली सरकार है, वहां से ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं हो सकता। यही कारण रहा कि सिंधिया के असंतुष्ट क्यों बेंगलुरु में गए, वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिले। और यही तीनों, तो आप 3 स्टेट देखें, चाहे गोवा देखें, कर्नाटका देखें या असम देखें, यहां पर भी बीजेपी की सरकार या उनके सहयोगियों के साथ सरकार है। तो मामला क्या है कि सेफ बनाए रखने के लिए ये प्रयास ना केवल अपोजिशन पार्टीज की सरकारों के द्वारा, बल्कि रूलिंग बीजेपी या एनडीए की जहां गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी वक्त वक्त पर किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोकतंत्र में, जब हमें एक गुड गवर्नेंस की तरफ पब्लिक को वो सर्विसेज डिलीवरी करने का वक्त हो सरकारों का कि 2025 में इस सरकार को भी चुनाव में जाना झारखंड में, उस समय हम केवल अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे। यह माहौल ना केवल झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों में बन रहा है, जिसके कारण वहां सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम ना करती हो, केवल और केवल अपने आप को रिमेन करने में पूरा वक्त गुजार रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। साथ ही भाजपा की जो बात आई कि भाजपा आखिर इतने लोगों को कैसे खरीद लेती है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी एक इसमें बड़ा कारण होती है। और वो लीडरशिप की कमी कांग्रेस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। आज देश के अंदर क्या हालात हैं, गुलाम नबी आजाद जो 40 साल से कांग्रेस में मिल रही है, शिवसेना में मिली है, आपको लीडरशिप की कमी के कारण ही गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का, या इसमें एक चीज कही जाती है, हालांकि मैं ये चीज को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ वो जो रिपोर्ट्स आते हैं कि ईडी कब है, सीबीआई कब है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अगर वहां ना केवल सीएम बल्कि सीएम के भाई बसंत सोरेन भी अपनी जानकारी, जब इलेक्शन बाईपोल हुआ, बाईपोल में वो अपनी जानकारी छुपा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको के ऊपर भी तलवार डिस्क्वालिफिकेशन की लटक सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें झारखंड में एक ऐसा राजनीतिक माहौल बन गया है जिसके कारण वहां की जो यूपीए की सरकार है या महागठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम और मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए बहुत हैं। आपने अच्छा सवाल कहा था कि इतने सारे एमएलए, फिर डर क्यों? डर इस बात का है कि केवल ये भी हो सकता है कि राज्यपाल क्या निर्णय लें, इसके तहत जो बीजेपी की वहां लीडरशिप है वो तो यही डिमांड कर रही है कि पूरी असेंबली को डिसॉल्व करो और वहां बाइपोल मध्यावधि चुनाव कराइए। तो ये कहीं ना कहीं भय से बचाने के लिए। और एक तो बात दो किसी छुपी नहीं है कि जो कांग्रेस के सीएम हैं उनमें से 2 सीएम रमन सिंह और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, इनकी लीडरशिप को कहीं ना कहीं पूरा देश या भूपेश बघेल और उनकी जो लीडरशिप है वो उनकी पार्टी के अंदर या पब्लिक में एक ऐसा मैसेज है कि वो अपने आप को वहां सेव किए हुए हैं। क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश जैसी स्थिति कहीं ना कहीं 2018 में राजस्थान की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ना कुछ 3 विधायक कमी होने के कारण भी ये मेजोरिटी में ना बन पाई और यहां की लीडरशिप अपने ही एमएलए कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हुआ पार्टी के अंदर, जिसके कारण टूट गई। लेकिन अशोक गहलोत एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे जिन्होंने अपनी सरकार को न केवल बचाया बल्कि बीएसपी के 11 एमएलए को भी अपनी पार्टी में मिला लिया। और कहीं ना कहीं आज उनका नाम जो पार्टी लीडरशिप के लिए या चीफ के लिए चल रहा है, इसमें कोई गजब की बात नहीं होगी। ये अगर कांग्रेस स्टेप उठाती है तो ये कांग्रेस स्टेप कहीं ना कहीं ओबीसी को, राजस्थान के जो मुद्दे हैं जिन पर वहां पायलट और उनके बीच की लड़ाई, उसको खत्म करने और कहीं ना कहीं जो G23 के लीडर्स हैं जो उनके लगभग साथ गई हैं, उनको मैनेज करने में बड़ा काम कर सकती है। बशर्ते ये कांग्रेस के लिए अगर आते हैं तो फायदे का सौदा हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, बस जरा सा मैं खत्म करता हूं कि आज का जो माहौल है, जो पार्टी में खरीद फरोख्त या दूसरी जगह ले जाने का, इस माहौल पर हालांकि क्या चीज आना चाहिए? जब ये जो कानून बना कि जिसमें खरीद फरोख्त नहीं हो, इस कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है? ये कहीं ना कहीं इस पर चीज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो कानून की उपयोगिता इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे हो रही है। बिल्कुल सही बात है। कानून तो खैर राजीव गांधी जी ने बनाया था। भजनलाल जी ने जब पूरी की पूरी कांग्रेस हरियाणा में तोड़ दी थी तो उन्होंने कानून बनाया, तब 1/3 बहुमत, 1/3 लोग टूटने चाहिए थे। लेकिन अटल जी ने फिर उसको 2/3 कर दिया था कि 100 में से जब तक 75 नहीं टूटेंगे तो दल बदल विधेयक नहीं लगेगा, लेकिन 75 से कम हुए तो लग जाएगा। राजीव जी ने ये किया था कि 1/3 था कि अगर 30 से 33 100 में टूटते हैं तो दल बदल विधेयक नहीं लगेगा। तकी साहब, आपका पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तकी साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है हिंदी बोलने वाले स्टेट में, राज्यों में बहुत खराब है।
ये भी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे बीजेपी लगातार जीत रही, बीजेपी कहाँ जीत रही है, छत्तीसगढ़ में हार गई, बिहार में इनकी सरकार जो है वो नीतीश साथ बनी थी, गिर गई, महाराष्ट्र में ये नहीं जीत पाए थे, पंजाब में ये हार गए, दिल्ली में हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए, राजस्थान में हार गए, गोवा में इनकी सरकार कम सीटों से बनी, हरियाणा में इनकी जो है साझा सरकार बनी है। तो पूरे स्टेट में इनकी हालत बहुत खराब है। और 2024 के उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी नहीं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह सरकार बनी, आपने खुद देखा कैसी सरकार बनी यहाँ पे। और इनकी बहुत पहले की तरह अच्छी सीटें नहीं है इनकी, यहाँ भी सीटें बहुत कम हुई है। दूसरी बात यह है कि अब गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस तरह से तेजी से उभर रही, सर्वे में नाम लेकर आ रहा है, ये बहुत घबराए हुए हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी आ रही है और पूरे देश पटल के ऊपर आम आदमी पार्टी एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में आ रही है। उससे बीजेपी की रात की नींदें उड़ी हुई, होश उड़े हुए, और लोकतंत्र को ये इनके प्रकीर्ण किसी तरह से इस्तेमाल करके वो हर जगह अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और इनका मकसद जनता को के राहत का आपको दे दी, अदानी अंबानी करोड़पति बनाना है। अभी देखिए कितना, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको सोचिएगा कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, प्रतीकों की राजनीति करती है। इन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, कहा वो आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। वहीं झारखंड में जो आदिवासियों के वोटों से बनी सरकार है, एक लोकतांत्रिक तरह की सरकार, उसको गिराने में लगे हुए हैं। तो ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं आदिवासियों के हम अधिकार की सुरक्षा करना चाहते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति बना रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में जो आदिवासियों की बड़ी सरकार, उसको गिरा रहे हैं आप। झारखंड आदिवासी, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो आदिवासी भाजपाई हैं, दूसरे आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। इन्होंने पिछड़ी जातियों के लोगों को बनाया, बड़े पद दिए, लेकिन उनके अधिकारों को खत्म कर दिया। रामनाथ कोविंद जी को बनाया उन्होंने, लेकिन आज की डेट में उनके समाज की कोई बात नहीं करता, आरक्षण खत्म कर दिया, उनके लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो बीजेपी से प्रतीकों की राजनीति करती है, प्रत्याशियों की राजनीति करती है, धरातल पे, जमीन पे जो राजनीति करनी है, लोगों का भला करना है, वो नहीं कर पाती है। तकी साहब, उत्तर प्रदेश में अगर धरातल पे काम नहीं की तो इतने बहुमत से कैसे सरकार बना ली फिर से योगी जी ने? देखिए, तो देश का बच्चा जान गया है आज की डेट में कि भाजपा सरकार कैसे बनाती है, कैसे बनाती है, आप बता दीजिए। कक्षा 6 के मॉनिटर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना सीडी के, सीबीआई के, ईडी के और इनकम टैक्स के जीत नहीं सकती है। मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हालत बुरी है कि बिना ईडी के, सीबीआई के, इलेक्शन कमीशन को मिसयूज किया। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था? प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या कहा था? वो ऐसी संस्था नहीं बची। उत्तर प्रदेश में कहाँ ईडी सीडी, उस समय इतने बड़े छापे कहाँ पड़े थे? जिनको पड़े थे उसमें सपा के भी नेता थे साहब, और भाजपा के भी थे। बीजेपी ने तो देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया कि लाल टोपी वालों से सावधान रहिए। तो उन्होंने एक तरफा चुनाव कर दिया लाल टोपी वालों में, कमल के बीच में, समाजवादी पार्टी कमल के बीच में। फिर योगी जी उन्होंने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश चुनाव 80% या 20% के बीच में है। तो वहां पे चुनाव जिस तरह से किया गया, ध्रुवीकरण करके और जातिवाद समीकरण को रच के और वोटों को बांट के, वो सबने देखा है। और वहां पे भी लास्ट मूवमेंट में भी जो है, क्यों समाजवादी पार्टी ने जातिवाद में नहीं बांटा? कई जगह इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कई जगह जल्दी डिक्लेयर कर दिया। आपने देखा कुछ सीटों पे अखिलेश यादव ने भी कहा था, नेता प्रतिपक्ष ने। खैर, आप अपनी बात करिए। आपका ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने दम भरा था कि हम इस बार कुंजी होगी आपके पास, एक भी सीट नहीं आई, उत्तराखंड में एक भी सीट आपकी नहीं आई। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अब जवाब दे। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है, पंजाब में जीतती है, तब कोई सवाल नहीं उठाता। नहीं, हमने उसपे सवाल नहीं उठाया। बीजेपी जीतती है तो बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। उसमें हमने आपको साधुवाद दिया साहब, दिल्ली और पंजाब में साधुवाद दिया है। जहाँ नहीं आई है वहां पे ही सवाल उठेगा ना, पंजाब में थोड़ी उठेगा। लेकिन पूरे देश में सवाल उठता है ना, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने क्यों कहा? प्रशांत किशोर तो आम आदमी पार्टी के आदमी नहीं है ना। प्रशांत किशोर तो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की डिफरेंस में क्या कहा? ज्यादातर विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी किस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए जा चुके हैं, ये आपको मालूम होगा। प्रशांत किशोर कहाँ से आए, ये भी आपको मालूम होगा। मोदी जी के साथ भी रहे वो। हाँ, कांग्रेस के साथ भी रहे, मोदी जी के साथ रहे, नीतीश के साथ रहे। इंडिपेंडेंट आदमी ने कुछ कहा है, वो एक पॉलिटिकल फिगर है, एक इम्पोर्टेंट आदमी है। 20-25 साल आगे बीजेपी की सरकार ही रहेगी। चलिए, उसको भी मान लीजिए।
ये जो भ्रम है आपका, आप लोग भ्रम के बादल में इसी तरह चाहते हैं। और हमारे मित्र अभी प्रशासन में कुछ भी उलझुल कहे जा रहे हैं। आगे देखे हैं, भविष्य है क्या? और जो स्थिति आज उनकी चलते हैं, पूरे देश के जितने भी विपक्ष के नेताओं की स्थिति है वो खराब हो चुकी है और उनकी मानसिक रूप से। चलिए तकी साहब एक मिनट कश्यप जी से पूछ। कश्यप जी, आपको भी मालूम होगा, अगर तकी साहब आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे जी ने भी आरोप लगाया, आप भी आंकड़े अगर निकाल के देखें, इस समय ईडी, सीडी, आईटी, सीबीआई, इन सब का जो रेशियो है अगर आप देखें पिछले 10 साल का, कमीशन रेट कितना है इनका? तकी साहब एक मिनट, 10 साल का रेशियो देखें तो पिछले 2 साल में लगभग जितनी रेट पड़ी है, जितने छापे पड़े हैं, वो पिछले 6-7 साल में नहीं पड़े। कश्यप साहब, देखिए त्रिपाठी जी, क्या ईडी का छापा नहीं पड़ना चाहिए? क्या भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं पड़ना चाहिए? इस बात को आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा के कितने नेताओं के यहाँ पड़ा है, ये भी आंकड़ा होगा आपके पास। कश्यप जी, भाजपा के कितने बड़े नेताओं के यहाँ पड़ा है? भाजपा के लोगों के यहाँ पर ही पड़ा है, लेकिन थोड़ा बता दीजिए, 2-3 नाम ही बता दीजिए। सवाल पूछूं से मैं? तकी साहब, हम पूछ रहे हैं ना, बीच में एक सवाल मुझे पूछे नहीं, एक सवाल अब उनको एंकर बना दीजिएगा। तकी साहब, मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई विपक्ष के नेताओं के यहाँ तो पड़ रहा है, लेकिन भाजपा के 2-4 तकी साहब इनसे पूछिए, इतने विपक्ष के नेताओं पे पड़ा है, उस पर कितने में सिद्ध कर पाए कन्विक्शन रेट? अरे मैं पूछ रहा हूँ तकी साहब, जो आप कह रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ। डिबेट को रोटेट होने दीजिए। हैं कश्यप साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा के 2-4 बड़े नेताओं के नाम भी बता दीजिए इनके यहाँ छापा पड़ा हो। देखिए, जो चलते हैं यूपी में चलते हैं, उस समय में हुआ था, और अन्य जो स्थानों पर, तो ये मैंने पहले ही कहा कि जब चलते हैं सीबीआई के मामले में, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चलते हैं, उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर जब सीबीआई का जब लगता है तो पूरे कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर के राजधानी दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करती है और जिस तरीके से बर्ताव करती है। हमारे तो सवाल का उत्तर नहीं है कश्यप साहब। ये जो लोग हैं, ये अपने जो स्थिति है और ये अपने जो गलत कर चुके हैं। कश्यप साहब, हमारे सवाल का उत्तर नहीं है, हमारे सवाल का उत्तर नहीं। हम ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी है उन पे छापा भी पड़ना चाहिए ना। लेकिन आप बताइए, बीजेपी में जो लोग हैं, हाँ, वो उनको ऐसे संस्कार ही नहीं दिए जाते जिसके माध्यम से वो इस तरीके से भ्रष्टाचार करें। और आपके पास में कोई है तो आप बताइए ना, उनके नाम भी अब ये तो सीबीआई, ये तो सीबीआई, ईडी, आईटी ये सिद्ध करेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे। हमारे पास थोड़ी अधिकार है कि मैं छापा मारने जाऊं। आपके पास में कोई प्रमाण है? जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि इनको 20 खोखा दिया जाता है, इनको 50 खोखा दिया जाता है, तो इनके पास क्या प्रमाण है? ये केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से दिया जाता है। ये तो सभी विधायकों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं लोग। चलिए, इस तरीके से जनता के बीच में ये संदेश दिया जा रहा है। हम ये मान लें कि भाजपा में जितने भी हैं वो सब ईमानदार हैं, किसी के छापा पड़ने लायक है ही नहीं कि उनके यहाँ छापा पड़े, सब ईमानदार हैं। बिल्कुल ईमानदार हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि किसी पर कोई शक है तो आप बताइए, उसमें चलते हैं वो करें। नहीं, आपका काम है कि आप उसको उजागर करें। हमारे कहने पे ईडी, आईटी छापा मार देगी क्या? नहीं, आप उजागर कर सकते हैं ना। अभी जैसे कल की बात यदि हम करें, कल यहाँ पर जो शराब पकड़ाया, चलते हैं रायपुर में जी, जबकि पूरा खुलेआम दिखा कि वहां सीजी का गाड़ी चलते हैं, उसको दारू को कर रही है। यहाँ पर जो राज्य के जितने भी चलते हैं न्यूज चैनल हैं, न्यूज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें एक में भी ये खबर नहीं आई। तो ये क्या साहब, कहीं पे अगर छोटी सी शिकायत होती है तो ईडी सीबीआई पुराने 10 साल पुराने केसों में भी छापा मार के जांच कर रही है। नान घोटाला आपके रायपुर में बड़ा हुआ था, क्या उसमें सीबीआई ने या ईडी ने कोई जांच की क्या? नहीं, नान घोटाले में तो जांच चल रही है ना। कौन सी जांच? कौन कर रहा है? सीबीआई कर रही है। नहीं, सीबीआई जांच नहीं कर रही है, लेकिन तकी साहब, अब आप यदि राज्य सरकार को उस जांच में संतुष्टि नहीं है तो कोशिश और करे कि दूसरी जांच बिठाए उसमें। राज्य सरकार कर, मैं तो सीबीआई की बात कर रहा हूँ।
अलग अलग उस पे जांच पे चलते हैं, वो SIT का गठन कर देती है और इस तरीके का कोशिश करती है। तो इस मामले में मेरी संतुष्ट नहीं है, तो वो करें ना उस पर कोशिश। लेकिन बाकी जगह दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं, वहां कितने पुराने मामलों में सीधे सीधे जांच कर रही, बंगाल से लेकर सब जगह जितने भी नेता हैं। अभी 10 दिन पहले ही रायपुर, झारखंड में और बिहार में, पटना में और रांची में एक साथ छापे पड़े दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ। अब वो यदि कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पे वो पड़ता है, या फिर कहते हैं अपने तृणमूल कांग्रेस पे पड़ता है या कांग्रेस पे पड़ता है, तो इसमें उसका लिंक के आधार पर होता है कि ऐसी किसी। चलिए 16 राज्यों में आपकी सरकार है, इस पर जो कहते हैं वो किया जाता है। 16 राज्यों में आपकी सरकार है, या तो आपकी सरकार है या समर्थन में सरकार है। इन किसी भी राज्यों में छापा पड़ा हो तो थोड़ा सा बता दीजिए, CBI, ED का। हम नेताओं का नाम नहीं पूछते। अभी मेरी जानकारी में नहीं है जी। आपकी जानकारी के लिए यदि होगा तो मैं जानकारी उपलब्ध कराऊंगा आपके। नहीं पड़ा, मेरी जानकारी में है। यहाँ किसी भी भाजपा के बड़े नेताओं के यहाँ छापा नहीं पड़ा, विपक्षियों के यहाँ जरूर पड़ा है। यदि कुछ होगा तब तो पड़ेगा, बिल्कुल। आप कुछ हो तब तो पड़े, कुछ नहीं होगा तब क्यों पड़ेगा। चलिए, नान घोटाला बहुत बड़ा। चलिए सॉरी साहब, आप हमारे लोग यदि गड़बड़ी करें तो आप उजागर करिए जी, हम करेंगे। कश्यप साहब, सॉरी साहब कुछ बोलना चाह रहे, सॉरी साहब बोलिए। नान घोटाला में आपकी सरकार है। सॉरी साहब मेरा सवाल है, सॉरी साहब मेरा सवाल है, भूमि घोटाला। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जो एक्सप्रेसवे के नाम से जो उन्होंने, अरे सॉरी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, सॉरी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, ये तो गनीमत समझो। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। इनकी सरकार है। अरे भाई, नान घोटाला में आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था, आपकी सर। तो ये कहना कि केवल यही है। अरे सॉरी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हमारे राज्य सरकार हाथ धरे पर बैठी है, इनके पास में केवल यही लोग हैं जो राज्य सरकार क्यों यहाँ पर चुपचाप बैठी है? तो ये सॉरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। सॉरी जी, मेरा सवाल ये है, नान घोटाले के मुद्दे में जब आप विपक्ष थे तो आपने बहुत हल्ला मचाया था। अब आपकी सरकार है, 4.25 साल होने जा रहे हैं, आप खुद जांच करके क्या निष्कर्ष निकाले, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या CBI को राज्य सरकार ने पत्र लिखा है कि आप जांच करें? बिल्कुल, ये इसकी जांच तेजी से चल रहा है, पर इन्होंने जो 2 साल में इन्होंने जो साक्ष्य मिटाए हैं उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। पर ये इसका रिजल्ट भी आएगा और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने गरीबों के हिस्से के चावल को उन्होंने बंदरबाज किया है, और इसमें हजारों करोड़ का गफलत। तो भाई हजारों करोड़ गफलत है तो आपकी सरकार है, आप अब तक तो पकड़ लेना चाहिए आपको। ये जैसा अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब अपन जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, केवल भावनाओं पे नहीं होता है। तो वो सब जांचें हो रही हैं, और इन्होंने जो 2 साल क्या काम किया, इन्होंने सिर्फ मिटाने का 2016 से जो इन्होंने जो साक्ष्य खत्म करने का काम किया है उसको फिर से लाने की कोशिश किया जा रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन में जितने भी सबूत लगते हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इसका बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये कितने कब होगा साहब? आपकी सरकार रहते नान घोटाला उजागर कर देंगे आप लोग। अब बहुत कम बचा है समय, मुश्किल से 16-17 महीने। अरे आने वाले 10 साल तक कांग्रेस की पार्टी रहेगी, और ये भूल जाए कि ये 2023 के चुनाव ये लोग जीत जाएंगे। ये चलिए 10 साल आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट करता हूं मैं। चल रहा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की आंधी आ रही है, इसमें सब उड़ने वाले हैं। चलिए, आपके सैल्यूट को सलाम कर रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस को कि 10 साल आप ही की सरकार रहेगी। चलिए, बिल्कुल मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ। कश्यप साहब बहुत संक्षेप, मेरा समय समाप्त हो गया। देखिए त्रिपाठी जी, ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं नान घोटाले का या फिर अन्य घोटाले का, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास में कोई साक्ष्य भी नहीं है। और ये अभी झीरम का मामले में इन्होंने NIA पर कहता है, झीरम पे बहुत बात हो चुकी है कश्यप साहब। ये इन लोग कहते हैं कि हमारे पॉकेट में तो सबूत है। चलिए, वो उस पे बहुत बात हो चुकी है कश्यप साहब, मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत बात हो चुकी है। समय मेरा समाप्त हो रहा है,
कहीं ना कहीं से ये सत्यप्रकाश जी लोग चलते चलते बहुत संक्षिप्त है। कश्यप साहब उस पर बहुत बात हो चुकी है, उस मुद्दे पे बहुत बात हो चुकी है। चलते चलते सत्यप्रकाश जी आपका संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे में, बहुत कम समय है, मुश्किल से 1 मिनट। जी त्रिपाठी जी, देखिए आज जो माहौल है कहीं ना कहीं सरकार गिराने और सरकार बनाने, इसमें मेरा कहना यही है कि केवल और केवल जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी लीडरशिप को जब तक मजबूत नहीं करेंगी, एक देसी कहावत है कि चीज न राखे आपनी चोरनगारी दे, ये आप अपने एमएलएस को, अपने लीडर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर आक्षेप लगाने से पहले अपने अंदर सर्जरी कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई वायरस, कोई बीमारी हम पर अटैक ना कर पाए। बिल्कुल लीडर, बहुत सही कहा आपने कश्यप साहब। और सोरी साहब आपको मैं बता दूं, सोरी साहब आपको लीडरशिप जब कमजोर होती है, आपको भी ध्यान होगा 2002 के समय पे लीडर सब बीजेपी की कमजोर थी, तो आपके 17 एमएलए एक साथ टूटे थे, अजीत जोगी ने तोड़े थे। कश्यप जी आपको याद है? तो जब लीडरशिप सोरी साहब मजबूत होती है तब विधायक नहीं टूटते हैं। 17 विधायक एक साथ टूटे थे आपके, कश्यप जी के, और जोगी जी ने तोड़ा था। तो ये जब तक हमारे सत्यप्रकाश जी ने जो कहा कि जब तक लीडरशिप आपकी मजबूत नहीं होगी, लीडरशिप के खिलाफ जो आपके नेता हैं असंतोष नहीं उपजेगा, तब तक ये स्थिति नहीं बनेगी। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे कर्नाटका की बात कर लें, लीडरशिप के अगेंस्ट में जब माहौल बना तब जाकर के वो टूटे। खैर बहुत बहुत धन्यवाद तकी साहब आपका, सोरी साहब आपका, कश्यप जी आपका और सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो झारखंड में सत्ता पक्ष के खेमे के 40 से ज्यादा विधायक उस वक्त रायपुर के होटल में आराम फरमा रहे हैं जब वहां दुमका में अंकिता को जलाकर उसकी हत्या करने पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में सीधा और सरल सवाल यही है कि आखिर यह कैसे माननीय है जो बेटी को न्याय दिलाने के बजाय प्रदेश छोड़कर पिकनिक मना रहे हैं। हालांकि इन माननीयों को ऐसे समय में प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा, इसकी वजह भी बड़ी है। दरअसल लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी झारखंड में सरकार गिराने की कोशिशों में जुटी है और सत्ता पक्ष के साथ वाले विधायक बिक रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उनको छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। लिहाजा ये भी चिंता का विषय है, आखिर विधायक कब तक बिकेंगे? क्या इस पर लगाम लगाने के लिए संसदीय प्रणाली में कोई नया प्रावधान किया जाएगा या सब ऐसा ही चलता रहेगा? इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।